हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 23 और आज इसका 32nd लेक्चर है। हम सब कुछ कर चुके हैं, बस दो चैप्टर्स बचे हैं। एक रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट जो आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से डीटी का आखिरी चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। माय गॉड, इट्स जस्ट अमेजिंग। आप लोगों ने जिस तरह से यहां पर रेगुलरली, यहां पर मैं देखता रहता हूं, आई वॉच द सेशन एवरी डे एंड जिस तरह से आप लोग रेगुलरली यहां पर आकर क्लास करते हो, जिस तरह से आप वीडियो को लाइक करते हो, जिस तरह से आप कमेंट करते हो, दैट कीप्स ऑन मोटिवेटिंग। तो पहली ही बार में यहां पर जितने भी लोग ये वाला सेशन देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को तो लाइक कर ही दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी कोई एक एनकरेजिंग सा कमेंट डाल दो, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दी हुई है, आप इसको देख सकते हो। यहां पर ये शेड्यूल है, रोज रात को 9 बजे आपकी फास्ट ट्रैक क्लास होती है और अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में नवंबर 23 के लिए क्लासेस चल रही हैं। दोपहर को 12 से 2 इसमें मेरी क्लास होती है। मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था। उस स्ट्रैटेजी सेशन में मैंने बताया था कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सिंगल ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप्स के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, ग्रुप्स नहीं, सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। उस स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक टैक्स के शुरुआत से लेकर अभी तक हमने जितने भी सेशंस लिए हैं, वो सब, उन सभी सेशंस की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी मैं यहाँ पर नोट्स यूज करता हूं, वो नोट्स भी आपको पीडीएफ में के फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। जब आप पीडीएफ के नोट्स वाले लिंक पर जाओगे तो आपको एक स्प्रेडशीट भी दिखाई देगी जिसपे शेड्यूलर लिखा होगा, तो उस पे, या शेड्यूल लिखा होगा, तो उस पर जब आप जाओगे तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो कि हमारा अभी तक से, शुरुआत से अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं और आगे हमारा क्या शेड्यूल है, कैसे कैसे चीजें चलेंगी। 10 दिन का बफर मैंने आपको बताया था, मैं पहले दिन से ही लेकर चल रहा हूं कि 26 मार्च तक कोर्स खत्म होगा। बट जिस तरह से कोर्स हमारा चल रहा है, होपफुली 16 मार्च तक कोर्स हमारा खत्म हो जाना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, राइट? तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। आज की क्लास 1.5 घंटे की नहीं होगी, मे बी हार्डली हाफ एन आवर या 45 मिनट्स की क्लास होगी, या मे बी 1 आवर की क्लास होगी। तो छोटी क्लास रहेगी, लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक एक चीज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। फिर मे 23 एग्जाम्स के लिए कुछ स्पेशल अमेंडमेंट्स आए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो विल बी कवरिंग एवरीथिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन्हीं को रेफर कर सकते हो। दोस्त विल बी मोर देन इनफ, ठीक? ऑलराइट, सबसे पहला सेक्शन आता है आपका सेक्शन 139(1). सेक्शन 139 कहता है कि कौन कौन से लोगों को अपना रिटर्न फाइल करना जरूरी है, राइट? तो असेसीज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली। किन किन लोगों को अपना रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, वो हमें सेक्शन 139(1) बताता है। तो आओ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, कंपनीज एंड फर्म्स वेदर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस और नील इनकम। तो अगर आपने अपने आप को एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रखा है या आपने अपने आप को एज अ फर्म इनकॉर्पोरेट करा रखा है, तब आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली फाइल करना है, इवन इफ यू हैव अ लॉस और इवन इफ यू डोंट हैव एनी इनकम। देन, अ पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब ROR की बात हो रही है यहां पर, ठीक है? ROR की बात हो रही है। अगर आप ROR हो और आपके पास कोई भी एसेट है जो कि इंडिया के बाहर है, ठीक, held as a beneficial owner or beneficiary, or who has a signing authority in any account located outside India, whether or not having income chargeable to tax, right? तो अगर मैं हूं, सपोज मैं हूं ROR, राइट, आई एम अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर मेरे पास इंडिया के बाहर कोई एसेट है या मैं उस एसेट का बस बेनिफिशियल ओनर हूं, कि उस एसेट का ओनरशिप मेरे पास नहीं है, दुबई में मेरा घर है, ठीक है, तो वो बाहर मेरे पास एक एसेट हो गया, राइट? दुबई में किसी और का घर है, लेकिन उस घर से जो भी रेंटल इनकम आती है वो मेरे पास आती है, तो मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हो गया। या मेरा स्विट्जरलैंड में कोई एक बैंक अकाउंट है, तो आई हैव अ साइनिंग अथॉरिटी इन एन ओवरसीज अकाउंट, तो भी मेरे को अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा, ठीक है? चाहे मेरी कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो चाहे ना हो, मुझे अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा। Individuals, HUFs, AOPs, BOIs, artificial juridical persons whose total income before giving effect to the provisions of Chapter 6A and Sections 54, 54B, D, E, C, F exceeds the basic exemption limit. ठीक ना, अगर ना मैं कंपनी हूं ना मैं फर्म हूं, ठीक है, ना मैं ऐसा ROR हूं जिसका बाहर कोई एसेट है, ना तो बाहर मेरा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ना बाहर किसी अकाउंट में मैं साइनिंग अथॉरिटी हूं, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, तो मुझे रिटर्न तभी फाइल करना होगा अगर सभी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस से पहले जो मेरी इनकम आती है वो इनकम मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए से क्रॉस करेगी,
ठीक है। तो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस वगैरह लेने के बाद तो हमारी जो भी टोटल इनकम आती है दैट इज कंप्यूटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ पेइंग टैक्स, राइट, कि इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मेरी इनकम है, मेरी इनकम एग्जेम्पशंस, ये जो सेक्शन 54 वाले एग्जेम्पशंस होते हैं कैपिटल गेन्स वाले, उनको माइनस वगैरह करने से पहले, और ये ग्रॉस टोटल इनकम में से जो चैप्टर 6 से वाले डिडक्शंस होते हैं इनको माइनस करने से पहले अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है तो फिर मेरे को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। A person who during the previous year has deposited more than 1 crore rupees in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank, अगर मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 में किसी भी एक बैंक में या किसी भी एक बैंक के करंट अकाउंट में या कोऑपरेटिव बैंक में मैंने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो भी मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। Has incurred expenditure of more than 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to a foreign country, और अगर मैंने किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया है और मैंने अपने ऊपर या किसी और के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा किया है प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो मुझे प्रीवियस ईयर 22-23 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे मेरी इनकम हो चाहे ना हो। ठीक है, बात यहां पर वो चल रही है कि चाहे इनकम हो या ना हो, राइट। इनकम है नहीं पर 2 लाख रुपए का खर्चा करेगा फॉरेन ट्रैवल में, क्यों भाई? ठीक है। Has incurred expenditure of more than 1 lakh towards consumption of electricity, बिजली का बिल आपके घर में 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है, इनकम है नहीं, कह रहे हो इनकम नहीं है लेकिन बिजली का बिल आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है, वो रिटर्न फाइल करो। fulfills such other conditions as may be prescribed, या कुछ और भी कंडीशंस जो भी लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, अगर वो कंडीशंस आपने फुलफिल की हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब वो क्या कंडीशंस हैं? वो ये कंडीशंस हैं कि अगर टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन द बिजनेस इज ग्रेटर देन 60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ग्रॉस रिसीट्स अगर 60 लाख से ऊपर है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये बिजनेस वाली उसकी बात हो रही है, ठीक है, बिजनेस से आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 60 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। If its total gross receipts in profession is more than 10 lakh rupees during the previous year, profession से अगर 10 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। If the aggregate of TDS and TCS during the previous year in case of the person is 25,000 rupees or more, if the aggregate of TCS and TCS during the previous year, अगर मेरा या तो TDS कटा है या मुझसे TDS लिया गया है। अब ये TCS क्या होता है उसके बारे में हम लोग कल से बात करना शुरू करेंगे, वैसे तो कल हम काफी देर तक TDS के बारे में बात करेंगे लेकिन आखिरी क्लास में हम लोग TCS के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कल जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, राइट। तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में टीसीएस वाला जो पोर्शन होगा उसके बाद हम लोग या तो 5th क्लास में करेंगे, आई थिंक 21 फरवरी को होगी द लास्ट क्लास ऑफ टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, तो टीसीएस और एडवांस टैक्स या टीसीएस से रिलेटेड बात हम 21st को करेंगे। एनीवे इधर आओ। If the aggregate of TDS and TCS during the previous year, अगर आपका टोटल TDS TCS मिलाकर 25,000 रुपए से ज्यादा हुआ है या 25,000 और मोर, मतलब यहां पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000। ठीक है, पहले वाले में क्या है ग्रेटर देन 60 लाख, दूसरे वाले में क्या है ग्रेटर देन 10 लाख। तो बिजनेस से 60 लाख से ऊपर, प्रोफेशन से 10 लाख से ऊपर, TDS TCS 25,000 या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000। However, a resident individual who is of the age 60 years or more at any time during the relevant previous year, if the aggregate of TDS and TCS during the previous year in his case is 50,000 rupees or more, तो ये इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो जिस तरह से मेडिकल इंश्योरेंस वाला प्रीमियम अलाउड होता था ना 80D में, तो 80D में क्या होता था कि अगर मैं अपनी हेल्थ के लिए या अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं तो मुझे 25,000 तक का डिडक्शन था। ठीक है, और सीनियर सिटीजन हूं अगर मैं या फिर मेरे पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीजन तो 50,000 रुपीज तक का रिडक्शन अलाउड है। तो यहां पर भी वैसे ही याद कर सकते हो कि टीडीएस टीसीएस अगर मेरा टोटल मिला के 25,000 या उससे ऊपर का है तो फिर मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो ये 25,000 बढ़कर 50,000 हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर मेरा टीडीएस टीसीएस मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ही मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। The deposit in one or more savings account of the person in aggregate is 50 lakh rupees or more during the previous year. So again, greater than 50 lakh rupees. Greater than 50 lakh rupees. ठीक है, इधर क्या था? इधर था कि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा किया। ठीक है, मोर देन 1 करोड़, तो यहां पर है आपका मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, यहां है आपका मोर देन 1 करोड़, यहां पर मोर देन 2 लाख है, 2 लाख और मोर नहीं है, यहां पर ग्रेटर देन 2 लाख है, यहां पर ग्रेटर देन 2 लाख है, यहां ग्रेटर देन 1 लाख है, ग्रेटर देन 1 लाख है और ये हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं, करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा, राइट, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा, फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा। ठीक
ठीक है। उसके बाद अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब अदर कंडीशंस में क्या क्या है? अदर कंडीशंस में सबसे पहली चीज क्या है कि बिजनेस से ग्रॉस रिसीट्स 60 लाख से ज्यादा, 60 लाख से ज्यादा, ग्रेटर दैन 60 लाख। प्रोफेशन से रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा। सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस 25,000 या उससे ज्यादा, लेकिन अगर आप 60 के हो तो 50,000 या उससे ज्यादा। और सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो आपने पैसा किया वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 लाख रुपीस का किया है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल है तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 7 कंडीशंस है, ठीक है। 1 2 3, ये चौथी वाली तो फालतू है, 4 5 6 7, ठीक है। 7 कंडीशंस है। आप इसमें 2 पार्ट्स है तो आप टोटल 8 भी मान सकते हो, लेकिन 7 कंडीशंस है कि अगर ये 7 कंडीशंस फुलफिल्ड है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ये वाली जो चीज है ना अकॉर्डिंगली, ये सॉरी ये वाला जो पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 5 इज एन अमेंडमेंट फॉर नवंबर 22। नवंबर 22 में जो एग्जाम हुआ था उन लोगों के लिए अमेंडमेंट था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक। एनीवे आइए नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आहा, इसके बारे में कितनी बार हम लोगों ने पीजीबीपी में बात की है और पता नहीं कहां कहां जगह पर बात की है हम लोगों ने, सैलरीज में भी कई बार बात की है। फाइनली अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 31st October of the assessment year, in case the assessee is a company, a person other than a company whose accounts are required to be audited, or a partner of a firm whose accounts are required to be audited. तो 31 अक्टूबर किसके लिए होती है? 31 अक्टूबर कंपनी के लिए तो कंपलसरी होती है, चाहे उसका ऑडिट कराना हो चाहे ना कराना हो। और उसके बाद कोई भी पर्सन अदर देन अ कंपनी जिसके अकाउंट्स का ऑडिट कराना में वो जरूरी होता है, या फिर कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म का जिसका ऑडिट कराना जरूरी होता है, राइट। तो मैंने आपको यही बताया था, काफी टाइम से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि 31 अक्टूबर होती है उन लोगों के लिए जिनको अपना ऑडिट कराना जरूरी होता है, और 31 जुलाई होती है बाकी लोगों के लिए। अब इसमें एक चीज और आ जाती है यहां पर, वो होती है 30 नवंबर, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस आपके सीए फाउंडेशन, सॉरी आप इंटरमीडिएट में हो, आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लेवल के लिए नहीं है, क्योंकि वो सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है। 30th November of the assessment year, in case of partners of the firm being such assessees who are required to furnish report under section 92E। अब ये 92E क्या होता है, इसमें आपको पढ़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अभी यहां पर 92E में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये देखो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ एनी अदर असेसी, ठीक। तो बस ये 3 पॉइंट्स आप याद लेकिन जरूर कर सकते हो, क्योंकि अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया, इस चैप्टर से मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं 5-5 नंबर के, तो अगर आप इसको देख लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 234A। सेक्शन 234A कहता है कि अगर आपने अपना रिटर्न टाइमली फर्निश नहीं किया, आपने अपना रिटर्न टाइमली फर्निश करने में डिफॉल्ट किया, तो आप पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक बार बस थियोरेटिकली बता दे रहा हूं कि सेक्शन 234A होता क्या है। So interest under section 234A is payable where an assessee furnishes a return of income after the due date or does not furnish the return of income। तो या तो मैंने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फर्निश किया, ड्यू डेट क्या है मेरे लिए 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, राइट। 31 होता है, हाँ, तो 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर। अगर मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना है तो फिर 31 अक्टूबर, अगर मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाना है तो फिर 31 ऑफ जुलाई, राइट। These are my due dates of filing furnishing the return of income। अगर मैंने इसके बाद फर्निश किया या मैंने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया तो मेरे ऊपर 234A का इंटरेस्ट लग जाएगा, राइट। तो assessee shall be liable to pay simple interest at 1% per month or part of the month for the period commencing from the date immediately following the due date and ending on the following dates। अब सुनना, तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट कौन से रेट से लगेगा? 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब अगर मान लो 2 महीने 3 दिन बाद भी रिटर्न फाइल किया तो पूरे 3 महीने का आपका 1% का इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो अगर सपोज मेरी ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर है, अब 31 अक्टूबर को मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, अब मैंने रिटर्न फाइल किया सपोज 5 जनवरी को, मैंने रिटर्न फाइल किया 5 जनवरी को, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का मेरा 1% पर मंथ लगता रहेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो, और ये कहां से शुरू होता है? कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट। तो जो भी ड्यू डेट थी, सपोज 31 अक्टूबर ड्यू डेट थी, उसके इमीडिएटली फॉलोइंग द डे, इमीडिएटली फॉलोइंग द डे मतलब उसका एकदम अगला दिन, मतलब 1 नवंबर से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और कहां तक इंटरेस्ट लगेगा, कौन सी डेट तक इंटरेस्ट लगेगा? तो देखो,
where the return is furnished after the due date, अगर मैंने रिटर्न फर्निश किया है, जैसे मैंने आपको बताया 5 जनवरी तक, 5 जनवरी को मैंने रिटर्न फर्निश कर दिया, तो फिर द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, तो 5 जनवरी तक इंटरेस्ट लगेगा। या अगर मैंने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया तो द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब जब आप रिटर्न को फाइल नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। मान लो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया तो ठीक है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप छोटे मोटे टैक्स पेयर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता तो चलेगा। आप इवेंचुअली अगर अपना रिटर्न फाइलिंग को आप प्रोलॉन्ग करते रहोगे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता तो चलेगा ही, और जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा वो आपका असेसमेंट करना शुरू कर देगा। तो जिस दिन आपका असेसमेंट कंप्लीट होगा उस दिन तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 31st October 2023 was my due date for the previous year 22-23, right? 31st October 2023 is a due date for the previous year 22-23। अब मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, राइट? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, असेसमेंट मेरा शुरू हुआ 1 मार्च 2023 को, और ये असेसमेंट कंप्लीट हो गया सपोज 5 मई 2023 को। तो 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर 24 की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी देखो प्रीवियस ईयर 22-23 में लिख के बता देता हूं ना, ये रहा प्रीवियस ईयर 22-23, ये रहा प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। इसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या है? 31 अक्टूबर 2023। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या है? 31 अक्टूबर 2023। मैंने यहां पर रिटर्न फाइल नहीं किया। 1 नवंबर से 1 नवंबर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। 1 नवंबर से इन्वेस्टिगेशन सपोज स्टार्ट हो गया, या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ। 1 नवंबर से इंटरेस्ट लगना तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ 1 नवंबर 2023 से, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ 1 नवंबर 23 से। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ सपोज 1 मार्च 2024 को, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ 1 मार्च 2024 को, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ सपोज 5 मई 2024 को। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ 5 मई 2024 को। तो मुझे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 7 महीनों का इंटरेस्ट मेरे ऊपर लग जाएगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, ठीक है। तो यही वाली चीजें यहां पर दी हुई हैं, ये चीजें यहां पर दी हुई हैं कि जो भी अगर आप रिटर्न अपना टाइमली फाइल नहीं करते हो तो 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के बेसिस पर आप पर इंटरेस्ट लगने लगता है। कब से? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के ठीक अगले दिन से। कब तक? अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो जिस भी दिन आपने रिटर्न फाइल किया, अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो जिस भी दिन आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक। However, where the assessee has paid taxes in full or on or before the due date, interest under section 234A is not leviable, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने बस रिटर्न फाइल नहीं किया, मैंने टैक्सेस पूरे पे कर दिए, ठीक है। मैंने जो भी टैक्सेस थे मेरे, वो मैंने पूरे के पूरे टैक्सेस पे कर दिया। आई जस्ट फॉरगॉट टू फाइल द रिटर्न, आई जस्ट डिडंट फर्निश द रिटर्न। तो फिर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A लगता ही आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। तो अगर टैक्स आपने पे कर दिया तो फिर कोई पंगा ही नहीं हुआ, ठीक। नेक्स्ट है सेक्शन 234F, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट, तो 234A में इंटरेस्ट लगता है अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम को टाइमली फर्निश नहीं किया। तो अगर आपने टाइमली फर्निश नहीं किया तो एक 234F की फीस भी लगती है, ये होती है 1000 रुपए तक। देखो, where a person who is required to furnish a return of income under section 139 fails to do so, 139 वाला अभी हमने पढ़ा ना, assessee is compulsorily required to file the return of income। So, where a person who is required to furnish a return of income under section 139 fails to do so within the prescribed time limit under section 139(1), he shall pay by way of a fee a sum of 5,000 rupees, ठीक है। 5,000 रुपए तक की उसकी फीस आ जाएगी। However, if the total income of the person does not exceed 5 lakhs, अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, the fees payable shall not exceed 1,000 rupees, तब आपकी जो फीस है वो 1,000 तक ही आएगी। तो नॉर्मली 5,000, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो फिर 1,000 की फीस लगेगी। नेक्स्ट 139(3 होता है रिटर्न ऑफ लॉस। आइए देखिए 139(3 है रिटर्न ऑफ लॉस। तो देखो, an assessee can carry forward or set off his या its losses provided he or it has filed his return under section 139(3) within the due date specified under section 139(1). तो अगर आपका लॉस है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो ये हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला जब चैप्टर का रिवीजन किया था, वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी
कि अगर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो या फिर आप आगे चलकर लॉस को क्लेम करना चाहते हो, और वो तभी पॉसिबल है अगर आपने अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया, राइट? तो फिर ये तभी पॉसिबल है अगर आपने प्रीवियस ईयर 22-23 का रिटर्न फाइल किया है, तो उसको लॉस रिटर्न बोलेंगे। तो लॉस रिटर्न है तो वो फाइल होता है अंडर सेक्शन 139(3), और इसकी भी ड्यू डेट्स वही होंगी जो 139(1) में मेंशन थी, यानी 31 अक्टूबर इफ यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, और 31 जुलाई इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। ठीक, तो देखो इसके एक्सेप्शंस क्या है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अगर आपके ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ यू हैवंट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(3), और जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ यू हैवंट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(3). तो these can be carried forward or set off even though the return has not been filed before the due। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक सेक्शन आता है 139 फॉर बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से आप बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करते हो अपनी क्रश को, ठीक है? सर क्रश को बिलेटेड क्यों विश करेंगे, हम लोग डायरेक्टली विश करेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली नहीं याद रह पाता है तो फिर आप उसको बिलेटेड कर देते हो, ठीक है? जाके हाथ मिलाते हो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे करते हो, ठीक है? मुझे सब पता है, राइट? तो देखो, a return of income for any previous year which has not been furnished within the time allowed under section 139(1), तो अगर आपने उसके टाइम पर उसको बर्थडे विश नहीं किया, may be furnished at any time before the 3 months prior to the end of the relevant assessment year, that is 31st December 2023 for previous year 22-23, or completion of the assessment whichever is earlier। ठीक है? तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी क्रश का बर्थडे आज था और आप उसको 6 महीने बाद विश कर रहे हो, अरे यार तेरा बर्थडे था 6 महीने पहले, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ठीक है? ऐसा तो नहीं होता। मतलब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे की वैलिडिटी हार्डली 1 या 2 डेज की होती है, राइट? उसी तरह से अगर आपका रिटर्न ऑफ इनकम आपको फाइल करना है और रिटर्न ऑफ इनकम आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए, तो फिर आप 3 महीने तक ही फाइल कर सकते हो। ठीक है? आप 3 महीने तक ही फाइल कर सकते हो। 3 महीने कहां से? जो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है उससे 3 महीने पहले तक। मतलब अगर मेरी ड्यू डेट है सपोज 31 जुलाई 2023, राइट? प्रीवियस ईयर 22-23 है, प्रीवियस ईयर 22-23 में सपोज मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। नाउ 2023 में है ना, तो असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2023-24 चल रहा है। ये कब एंड होगा? 31 मार्च 2024 को एंड होगा। इसके 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर 2023। तभी यहां पर लिखा हुआ है कि 3 months prior to the end of the relevant assessment year, that is 31st December 2023। ठीक है? एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ, चाहे मेरी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई हो या फिर वो 31 अक्टूबर, राइट? अगर 31 जुलाई है तब भी 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट बाय, मतलब लेट रिटर्न की लास्ट डेट ये है 31 दिसंबर 2023। और अगर मेरी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तब भी जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम है वो यही होगी। ठीक है? या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अगर मान लो आपका असेसमेंट ही 31 दिसंबर 2023 से पहले खत्म हो गया, तो फिर आपको उस डेट तक अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। नेक्स्ट 139(5) आता है रिवाइज रिटर्न। रिटर्न फाइल करते समय गलती हो गई, रिटर्न फाइल करते समय गलती हो गई, अब क्या करें? तो देखो, if any omission or any wrong statement is discovered in a return furnished under section 139(1) or belated return under section 139(4), a revised return may be furnished by the assessee at any time before the, पहले तो ये ड्यू डेट्स को भाड़ में जाए, ड्यू डेट्स भाड़ में जाए। पहले तो एक बात ये समझो, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। अक्सर मार्केट में स्टूडेंट्स के बीच में ये मिसकंसेप्शन होता है और मतलब अंदर से फील आती है कि एक तो तूने लेट रिटर्न फाइल किया, ठीक है, ऊपर से तू गलत भी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो ये थोड़ी चलेगा ऐसा। लेकिन ऐसा लॉ कहता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप लेट भी रिटर्न अगर फाइल करोगे तब भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? अगर आपने अपना रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया तब भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने अपना रिटर्न लेट फाइल किया आप तब भी उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये रिवीजन की डेट कब तक रहेगी? ऐसा थोड़ी है कि आज मैं 5 साल पुराने रिटर्न को बोलूं नहीं नहीं सर मेरे को तो रिवाइज करना था, वहां पर ना मेरे से एक गलती हो गई थी, ये वाली इनकम तो मैंने जबरदस्ती इंक्लूड कर दी थी, ये तो एक्चुअली मेरा लॉस था, तो उस 5 साल पहले जो भी मैंने आपको टैक्स पे किया था वो इतना एक्सेस हो गया था, लाओ उसका रिफंड दे दो। ठीक है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो देखो, a revised return may be furnished by the assessee at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year, वही 31 दिसंबर 2023, या फिर completion of assessment whichever is earlier। तो जो लेट रिटर्न वाली ड्यू डेट्स है एग्जैक्टली वही आपकी रिवाइज रिटर्न वाली भी ड्यू डेट्स है। ठीक है? Thus belated return can also be revised। नेक्स्ट आता है आपके पास
139(8)(a ये होता है आपका अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, अपडेटेड रिटर्न। सर ये अपडेटेड रिटर्न में क्या पंगा होता है, आओ देखते हैं। Any person may, whether or not he has furnished a return of income under section 139(1) or belated return under section 139(4) or revised return under section 139(5) for that assessment year, furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable for the previous year relevant to the assessment year at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। चाहे आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल किया हो 139(1) में, आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया 139(4) में, आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया 139(1) में, आप 24 महीने के अंदर अंदर एक अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो आप 24 months from the end of the relevant assessment year, 24 months from the end of the relevant assessment year, 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24 है, तो 23-24 का एंड कब होता है, 31 मार्च 2024 को 23-24 का एंड होगा। इससे 24 महीने, इससे 24 महीने का मतलब हो गया 31 मार्च 2026। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 22-23 का जो भी आपका नॉर्मल रिटर्न है दैट शुड बी फर्निश्ड बिफोर 31 जुलाई या 31 अक्टूबर 2023। अगर आपको बिलेटेड रिटर्न करना है तो दैट शुड बी फर्निश्ड बिफोर 31 दिसंबर 2023 और व्हेन द असेसमेंट इज कंप्लीट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है दैट शुड आल्सो बी फाइल्ड विद इन 31 दिसंबर 2023 और द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर पाओगे अगर आपने इन तीनों रिटर्न्स को फाइल किया है तो। ठीक है, मतलब आपने अगर रिटर्न को आप अपडेट कैसे करोगे, अगर आपने फाइल ही नहीं किया तो फिर आप अपडेट कैसे करोगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। The provisions of updated return would not apply if the updated return of such person is for the assessment year is a loss return or has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return furnished under section 139(1) or 4 or 5 or results in refund or increases the refund due on the basis of return furnished under section 139(1) or 4 or 5। यहां पर सिंपली ये बोला हुआ है कि आप अपडेटेड रिटर्न इन 3 केसेस में फाइल नहीं कर सकते हो। बेसिकली अगर सरकार को टैक्स का नुकसान है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एक लाइन में इसकी समरी ये है कि अगर सरकार को टैक्स का नुकसान है तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी 3 चीजें बताई। अगर अपडेटेड रिटर्न लॉस है, मतलब इनिशियली आपने प्रॉफिट वाला रिटर्न फाइल किया था और आपने उसको अपडेट कर दिया, अपडेट करके आपने उसको लॉस कर दिया, तो सर क्या हम रिवाइज करके लॉस कर सकते हैं। हाँ, रिवाइज करके आप लॉस कर सकते हो। मतलब अगर आपने 139(1) में या 139(4) में, 139(1) में नॉर्मल रिटर्न विद इन द ड्यू डेट्स, 139(4) में लेट रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, अगर आपने इन दोनों रिटर्न्स को रिवाइज करने की कोशिश की और रिवाइज करके लॉस वॉस हुआ तो उसमें कोई पंगा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपने कर दिया और 2 साल बाद आपको रियलाइज हो रहा है, एक्चुअली 3 साल बाद आपको रियलाइज हो रहा है, प्रीवियस ईयर 22-23 खत्म हो गया और 31 मार्च 2026 को आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे नहीं नहीं यार, 3 साल पहले तो रिटर्न मैंने प्रॉफिट वाला भर दिया था, अब मैं इसको लॉस कर देता हूं। तो सरकार कहती है पागल हो गया, राइट। तो अगर आपका लॉस रिटर्न है तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अगर आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। और अगर आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है, रिफंड इंक्रीज हो रहा है या रिफंड बन रहा है अपडेटेड रिटर्न की वजह से, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। No updated return can be furnished by any person for the relevant year where an updated return has been furnished by him under this subsection for relevant assessment year, or any proceeding for assessment or reassessment or recomputation or revision of income is pending or has been completed for the relevant assessment year in his case, or he is such a person or belongs to such class of persons as may be notified by CBDT। तो ये लोग अपडेटेड रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते। कौन कौन लोग, जो एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुका है। मैं 22-23 का एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुका हूं, क्या मैं जितनी मर्जी बार चाहूं उतनी मर्जी बार मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं। द आंसर इज नो, राइट, द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। अगर मेरे अगेंस्ट कोई असेसमेंट चल रही है, अगर मेरे अगेंस्ट कोई असेसमेंट चल रहा है या मेरे अगेंस्ट रीअसेसमेंट हुआ या फिर रिकंप्यूटेशन हुआ या कुछ भी हुआ, तो मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। और तीसरी और आखिरी चीज, जो भी सीबीडीटी कहेगी ए तुम नहीं कर सकते, तो फिर मैं मान जाऊंगा ठीक है सरकार, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। Permanent account number, section 139A, quoting of PAN is mandatory in all documents pertaining to the following prescribed transactions। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पर आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी होता है, आओ देखते हैं।
तो इन ऑल रिटर्न्स टू और कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ अगर आपका कोई भी कम्युनिकेशन है, वहां पर आपको अपना पैन मेंशन करना कंपलसरी है। इन ऑल चालान्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर द एक्ट, तो जो भी इनकम टैक्स का पेमेंट होता है तो एक चालान के थ्रू पेमेंट किया जाता है, तो वहां पर भी आपको अपना पैन मेंशन करना जरूरी है। In all documents pertaining to such transactions entered into by him as may be prescribed by the CBDT in the interests of revenue। तो CBDT ने कुछ ट्रांजैक्शंस को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, यहां पर मैंने कुछ ही दिया है, आप एक बार स्टडी मटेरियल को रेफर कर लोगे अपना, तो फिर आपको पूरी लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस मिल जाएगी कि इन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट आपको अपना पैन मेंशन करना जरूरी है। यहां पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, for example, sale or purchase of motor vehicle, payment in cash of an amount exceeding 50,000 to a hotel against a bill or bills at any one time, etc. तो ऐसे केसेस में आपको अपना पैन मेंशन करना जरूरी हो जाता है। फिर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद द आधार नंबर, इसमें क्या है, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट his PAN may furnish or intimate or quote his आधार नंबर in lieu of the PAN if he, मतलब जहां जहां आपको पैन मेंशन करना जरूरी है, वहां वहां पैन की जगह आप आधार भी मेंशन कर सकते हो, वहां पैन की जगह आप आधार भी मेंशन कर सकते हो अगर इफ ही हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेस द आधार नंबर, मेरे पास पैन नंबर है ही नहीं पर आधार नंबर है, ठीक है। has been allotted a PAN and has intimated his Aadhaar number to prescribed authority in accordance with the requirement contained in section 139AA2, ठीक है, 139AA2 यही हो गया, राइट। तो अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास पैन है पर मैंने 139AA2, 139AA2 अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो 139A है ना, दिस इज 139A मेंशनिंग ऑफ पैन, ठीक है। 139AA है मेंशनिंग ऑफ आधार, राइट। तो 139AA2 के तहत अगर आपने अपने आधार नंबर को मेंशन कर दिया है तो फिर आप पैन की जगह पर आधार कर सकते हो, ठीक है। तो दो केसेस हैं जहां पर मैं पैन की जगह पर आधार दे सकता हूं। पहली बात तो मेरे पास पैन है ही नहीं पर आधार है, तो फिर मैं आधार दिखा दिया। दूसरी बात, मेरे पास पैन है लेकिन 139AA2 के तहत मैं आधार ऑलरेडी इंटीमेट कर चुका हूं, आधार ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो फिर मैं पैन के अगेंस्ट आधार दिखा सकता हूं। आइए 139AA पर आते हैं, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। तो लेट्स सी, Aadhaar number is to be quoted by every person on or after 1st July 2017 in application for allotment of PAN and in return of income। तो अगर 1st जुलाई 2017 के बाद आप पैन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको आधार नंबर कोट करना जरूरी है, या जब भी आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे 1st जुलाई 2017 के बाद तो भी आपको आधार नंबर कोट करना जरूरी है। If a person does not have Aadhaar number, the enrollment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment shall be quoted, right? तो आधार मेंशन करना कंपलसरी है। अगर मेरे पास आधार नहीं है तो फिर सरकार कहती है भाई आधार के लिए अलॉट करो, आधार में कोई छूट नहीं है, ठीक है। और आधार के लिए अप्लाई करो, सॉरी आधार के लिए अलॉट करो मैंने बोल दिया, आधार के लिए आप अप्लाई करो, उसके लिए आपको कोई छूट नहीं है। और आधार के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आपको तब तक आधार नहीं मिल पाए तो एनरोलमेंट आईडी मिलती है, ठीक है। आधार एप्लीकेशन फॉर्म पर एक एनरोलमेंट आईडी मिलती है, उस एनरोलमेंट आईडी को आप यहां पर मेंशन करो। एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन as on 1st July 17 and who is eligible to obtain Aadhaar number has to intimate his Aadhaar number to the prescribed authority on or before 31st March 2022, right? तो कोई भी पर्सन है जिसको पैन अलॉट हो चुका है, अरे मेरी आंख में कुछ चला गया, हाँ जी निकाल लिया मैंने आंख से, जो भी था पता नहीं क्या था। तो एवरी पर्सन जिसको पैन अलॉट हो चुका है एज ऑन 1st जुलाई 17 एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, और जो आधार नंबर ऑब्टेन करने के लिए एलिजिबल है उसको अपना आधार नंबर इंटीमेट करना पड़ेगा टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन या बिफोर ऑन और बिफोर 31st मार्च 2022। Where a person whose PAN has become inoperative is required to furnish, intimate or quote his PAN number under the act, it would be deemed that he has not furnished, intimated or quoted the PAN as the case may be in accordance with the provisions of the act, ठीक है। तो अगर किसी का पैन इनऑपरेटिव हो गया, अगर किसी का पैन ही इनऑपरेटिव हो गया, एक सेकेंड, एनीवे अगर किसी का पैन इनऑपरेटिव हो गया तो फिर ये मान लिया जाएगा कि उसने कोट नहीं किया है। ऑब्वियसली इनऑपरेटिव है तो कैसे कोट करेगा। Consequently, he would be liable for all the consequences under the act for not furnishing, intimate or quoting of the PAN। तो उस पर सारे एक्शंस लग जाएंगे। However, the consequences would have effect from the date specified by the CBDT, that is 1st April 2023। ये डेट है, इसमें कुछ खास है नहीं। सेक्शन 234H अगेन एक नया सेक्शन आया है, फीस फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ आधार नंबर। अगर आपने अपना आधार नंबर नहीं फर्निश किया तो फिर इस पर फीस लगेगी। तो क्या है आप देखते हैं,
where a person who is required to intimate his Aadhaar number under section 139(2) fails to do so on or before the notified date, that is 31st March 22, he shall be liable to pay such fees as may be prescribed at the time of making intimation under section 139(2) after 31st March 2022. ठीक है, तो यहां पर मेंशन था ना कि अगर आपके पास पैन है एज ऑन 1 जुलाई 2017 और आप आधार नंबर ऑब्टेन करने के लिए एलिजिबल हो तो 31 मार्च 2022 तक आपको आधार नंबर अपना मेंशन कर देना चाहिए। तो अगर आपने 31 मार्च 2022 तक आधार नंबर अपना मेंशन नहीं किया तो फिर आप पर कुछ फीस लग जाएगी। ठीक है, हाउएवर सच फी शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, ये 1000 रुपए से ज्यादा की फीस नहीं होगी। As per section 139(a)(2), every person who has been allotted PAN as on 1st July 17 and eligible to obtain Aadhaar number is required to intimate his Aadhaar number to the prescribed authority in the prescribed form and manner. तो ये मैंने आपको बताया अभी। Next, accordingly, the CBDT has wide notification number this dated 29th March 22 inserted rule 114(5)(a) to provide that if such person fails to do so by the date notified under section 139(2), that is 31st March 2022, then at the time of subsequent intimation of his Aadhaar number to the prescribed authority, such person would be liable to pay by way of a fee an amount equal to 500 rupees in case where intimation is made within 3 months from the date referred to in section 139(2), that is by 30th June 2022. ठीक है, 31 मार्च 2022 तक आपको अपना आधार नंबर मेंशन कर देना है, आधार इंटीमेट कर देना है। अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अपने आधार को इंटीमेट नहीं किया और 30th जून से पहले कर दिया, 30th जून तक कर दिया, तो 500 रुपए की आपको फीस लगेगी, अदरवाइज 1000 रुपए की लगेगी। तभी यहां पर लिखा हुआ था कि फीस जो है वो आपकी 1000 रुपए से एक्सीड नहीं करेगी। मैं जरा पानी पी लेता हूं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, फिर आता है हमारे पास रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए। आता है सेक्शन 140A विच इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब देखो, where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139 after taking into account the amount of tax already paid yani advance tax, the tax deducted or collected at source yani TDS TCS, any relief of tax claimed under section 89 salaries में जो पढ़ा था, any tax credit claimed to be set off in accordance with the provisions of section 115 JD। ठीक है, टैक्स क्रेडिट ये वो वाला हो गया, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का टैक्स क्रेडिट 115 JD वाला। Any tax and interest payable as per the provisions of section 191(2), any tax and interest payable as per the provisions of section 191(2), the assessee shall be liable to pay such tax together with interest and fee payable under any provisions of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट में बेसिकली ये होता है कि हर साल आपको खुद से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन द लॉ। तभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है, बिकॉज पीपल यूजुअली डोंट नो द लॉ, राइट? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत ही इसलिए होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लॉ पता होता है, तो उसके हिसाब से वो टैक्स की प्लानिंग वगैरह करके रिटर्न ऑफ इनकम बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपकी टोटल इनकम इतनी है, आपका टोटल टैक्स कितना बनेगा वगैरह वगैरह। और इसके बेसिस पर फिर आपको टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट लेना है, जैसे हम लोग टैक्स पेबल में निकालते थे, एडवांस टैक्स माइनस कर देते थे, तो वो टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट ले लेते थे, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जब भी एक्स्ट्रा पे किया हुआ है तो उसका हम लोग क्रेडिट ले लेते थे वगैरह वगैरह। इस सब को करने के बाद अगर कोई टैक्स चीज आती है, अगर कोई टैक्स पेबल बच रहा है, तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट फी वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। तो आपको टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट और फी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए एडवाइजेबल क्या होता है? एडवाइजेबल ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा एडवांस टैक्स पे करके चलो। अभी एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग अगले वाले चैप्टर में समझेंगे। पहले टीडीएस करेंगे, फिर टीसीएस और फिर एडवांस टैक्स हम लोग करेंगे, राइट? तो एडवाइजेबल हमेशा यही होता है कि हमेशा जरूरत से ज्यादा एडवांस टैक्स भर के चलो, जिससे ये अननेसेसरी इंटरेस्ट और फी ना देनी पड़े, राइट? तो अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी की एस्टिमेशन में कुछ कमी कर दी है, तो फिर जितना भी डिफरेंस होगा ना, जितनी भी आपकी टैक्स पेबल वाली जो चीज आती है, तो टैक्स पेबल तो है ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट और फी भी लगता है, राइट? Where the amount paid by the assessee under section 140A(1) falls short of the aggregate of the tax, interest and fee as aforesaid, the amount so paid shall first be adjusted towards the fee payable and thereafter towards interest, and the balance shall be adjusted towards the tax payable। नहीं तो क्या होगा, सुनो, नहीं तो क्या होगा,
अगर आपने टोटल टैक्स इंटरेस्ट और फी निकाली, मतलब आपने सपोज ये बोल दिया कि चलो ठीक है यार, मेरी टैक्स लायबिलिटी आई है सपोज 1 लाख रुपए की, ठीक है, मेरी टैक्स लायबिलिटी आई है 1 लाख रुपए की, सारे क्रेडिट्स लेने के बाद, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एएमटी, सारे के सारे क्रेडिट्स लेने के बाद, सपोज क्रेडिट्स आए मेरे 70,000 के, सपोज क्रेडिट्स आए मेरे 70,000 के, तो 30,000 क्या आ गया, 30,000 आ गया मेरा टैक्स पेबल, 30,000 आ गया मेरा टैक्स पेबल, राइट। अब सपोज इस पर 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मैं ऐसी रैंडम फिगर्स बता रहा हूं, रैंडम फिगर्स बता रहा हूं, सपोज इंटरेस्ट लगा 1,000 रुपए का और फीस लगी 5,000 रुपए की, ठीक है, सपोज इंटरेस्ट लगा 1,000 रुपए का और फीस लगी 5,000 रुपए की, तो आपको अभी टोटल कितना पैसा देना है, आपको 36,000 रुपए देना है, आपको 36,000 रुपए देने हैं, ठीक है। तो सुनो, आपने सपोज 36 नहीं, आपने दिए सपोज 34,000 रुपीज, आपने सपोज 34,000 रुपीज दिए, ठीक है, आपने सपोज 34,000 दिए, तो अब क्या होगा, when the amount paid by the assessee under section 140A1, ये 140A1 में जो आपने पे किया, falls short of the aggregate of tax, interest and fee as aforesaid, तो अभी 2,000 से शॉर्ट पड़ रहा है ना, 36,000 आपको देना था इंटरेस्ट फी मिलाकर, लेकिन आपने पे किया 34,000, तो 2,000 कम पड़ रहा है, 2,000 शॉर्ट पड़ रहा है। The amount so paid, यानी 34,000 रुपए जो आपने पे किया, shall first be adjusted towards the fee payable and thereafter towards interest, तो पहले 34,000 में से हम फीस को माइनस करेंगे, पहले 34,000 में से हम फीस वाले अमाउंट को माइनस करेंगे, अभी आपके पास 29,000 बचा, ठीक है, उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो अभी ये 28,000 बचा, अभी ये 28,000 बचा, और उसके बाद हम बोलेंगे कि आपने 28,000 रुपए का टैक्स पे किया है। टैक्स पे कहां करना था, टैक्स पे आपको 30,000 रुपए का करना था, तो लेकिन हम मानेंगे आपने 28,000 रुपए का टैक्स पे किया है, तो अभी 2,000 रुपए का जो टैक्स पेंडिंग पड़ा है, इस पे और इंटरेस्ट और फी लगती रहेगी, इस पर और इंटरेस्ट और फी लगती रहेगी, समझ रहे हो आप लोग बात को, ठीक है, कि 36,000 का आपका टोटल आया, टैक्स, इंटरेस्ट और फी मिलाकर 36,000 यू वर सपोज्ड टू पे, राइट, यू पे 34,000, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, चलो एटलीस्ट मैंने टैक्स तो पे कर दिया, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा 34,000 है ना, टैक्स तो 30,000 का था, तो चलो मैंने 34 में से 30 तो पे हो गया, अब एटलीस्ट इंटरेस्ट और फी एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन लॉ कहते हैं नहीं, ये क्या बदतमीजी है, क्योंकि आप सोचो ना, ऐसे तो लोग कितना गलत करेंगे, इंटरेस्ट और फी देंगे ही नहीं, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली सोचो कि लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि जो लोग हैं अगर उन पर इंटरेस्ट और फी लग जाएगी, तो लोग इंटरेस्ट और फी तो देंगे ही नहीं ना, कहेंगे टैक्स लायबिलिटी पूरी दे दी हमने, 34,000 रुपए का पेमेंट किया, 34 में से 30,000 टैक्स तो पूरा हो गया, अब इंटरेस्ट और फी में 2,000 रुपए का डिफरेंस है, वो हम लोग देते रहेंगे, तो कोई देगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने इस तरह से लॉ बनाया कि 34,000 को पहले फीस के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, पहले फीस के अगेंस्ट, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत पेमेंट बच जाए तो फिर टैक्स पेबल के अगेंस्ट, तो अभी यहां पर 28,000 ही टैक्स पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट हो पाया, तो 2,000 का जो डिफरेंस है, 2,000 का जो डिफरेंस है, उस पर आपको और इंटरेस्ट लगता रहेगा, ठीक है। तो अगेन इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब भी आप जॉब वॉब करना स्टार्ट करो, वैसे जॉब करने में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बिकॉज एम्प्लॉयर ही पूरा का पूरा टीडीएस वगैरह काट के जमा करता है, तो एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ पे टैक्स पे करता है, लेकिन कभी भी अगर आप आगे चलकर कुछ बिजनेस करते हो या कुछ भी है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपना एडवांस टैक्स एक्सेस में पे करके चलो, जिससे बाद में आपको इंटरेस्ट या फी नहीं पे करनी पड़े, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वाला टॉपिक भी हो जाता है। नेक्स्ट भी आप सेक्शन 140B, पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी बिफोर फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इफ नो रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर। अच्छा, अगर आपने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर आपने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया तो आप अपडेट उसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, लेकिन अब यहां पर लॉ ने एक नए प्रोविजन के थ्रू आपसे कुछ और कहा है। लॉ ने कहा है कि अगर आपने रिटर्न पहले फर्निश नहीं किया था और अब आप अपडेटेड रिटर्न के नाम पर उसको फर्निश करना चाहते हो, तो फिर टैक्स भी लगेगा, एडिशनल टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, फी भी लगेगी, ठीक है। और ये सही भी है ना, नहीं तो अननेसेसरीली लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे। आपको नहीं लगता कि 31 जुलाई 2023 तक जो फाइल हो जाना चाहिए वो आप 31 मार्च 2026 में वो कर रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद आप उसको फाइल कर रहे हो अपडेटेड के नाम से कि हाँ हमने टाइमली फाइल नहीं किया, लेकिन अब मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, अपडेटेड कर रहे हो तो फिर इस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे। तो देखो, where no return of income has been furnished by an assessee and tax is payable on the basis of updated return to be furnished by such assessee under section 139(8)(a), the assessee would be liable to pay such tax together, देखो, where no return of income has been furnished by an assessee,
ठीक। एंड टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड रिटर्न टू बी फर्निश्ड, और अपडेटेड रिटर्न की वजह से टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। The assessee would be liable to pay such tax together with interest and fee payable under any provision of this act for any delay in furnishing the return of any default or delay in payment of advance tax along with the payment of additional tax computed in section 143b3 before furnishing the return। सिंपल आपको मतलब बताता हूं, देखो अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तब भी आप पर इंटरेस्ट लगता है, अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है तब भी आप पर इंटरेस्ट लगता है, फीस भी लगती है, अगर आपने टैक्स कायदे से पे नहीं किया तब भी आप पर इंटरेस्ट और फीस लगती है। ठीक है, तो अगर आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, तो इन जितने भी प्रोविजंस को मैंने गिनाया, एडवांस टैक्स वाली फी, लेट रिटर्न वाली फी, प्रॉपर्ली टैक्स ना पे करने वाली फी, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब तो आपको पे करना ही करना है। साथ ही साथ इस सेक्शन के अंदर आपको कुछ एडिशनल टैक्स भी पे करना है, कुछ एडिशनल टैक्स भी पे करना है। ठीक है, तो along with the payment of additional tax computed under section 140B before furnishing the return, तो आपको additional tax भी पे करना होगा। तो जो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी वगैरह वो सब तो लगेगी, साथ ही साथ एडिशनल टैक्स भी लग जाएगा इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, The tax payable is to be computed after taking into account the following: amount of tax, if any, already paid as advance tax, tax deducted or collected at source, relief under section 89 या tax credit AMT वाला। तो जितना भी आपका टैक्स पेबल निकलेगा उसमें आपको इन सब चीजों का क्रेडिट तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी बिफोर फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इफ रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर। अब आ जाओ देखते हैं, वेयर रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) यानी नॉर्मल रिटर्न 31 जुलाई 31 अक्टूबर, और 139(4) यानी बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर, और 139(5) यानी रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर has been furnished by an assessee। अगर आपने ऐसा रिटर्न फर्निश किया है and tax is payable on the basis of updated return to be furnished by such assessee under section 139(8)(a), the assessee would be computing total income, the assessee would be liable to pay such tax together with interest payable under any provision of this act for any default or delay in payment of advance tax along with the payment of additional tax computed under section 140b3 as reduced by the amount of interest paid under the provisions of this act in earlier return before furnishing the return। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आप सारी की सारी टैक्स लायबिलिटीज को निकालो और जो भी आपने पहले रिटर्न को फाइल करते समय इंटरेस्ट पे किया होगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे, उस पर आपको नहीं लगाएंगे अलग से टैक्स। The tax payable has to be computed after taking into account the following: amount of relief or tax referred to in section 140A(1). 140A कौन सा था? सेल्फ असेसमेंट वाला। The credit for which has been taken an earlier return, तो वो वाला टैक्स हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। The tax deducted or collected at source on any income which is subject to such deduction or collection and which is taken into account in computing total income and which has not been included in earlier return। तो अपडेटेड रिटर्न है, तो अगर पिछले वाले किसी रिटर्न में आपने टीडीएस या टीसीएस का क्रेडिट नहीं लिया था तो इस वाले रिटर्न में हम टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट आपको दे देंगे। Any tax credit claimed to set off in accordance with the provisions of section 115 JD which has not been claimed in earlier return। तो अगर आपने किसी पुराने रिटर्न में, नॉर्मल रिटर्न में या रिवाइज रिटर्न में या बिलेटेड रिटर्न में आपने मैट का क्रेडिट, सॉरी एएमटी का क्रेडिट नहीं लिया था तो आपको उसका भी क्रेडिट हम दे देंगे। The aforesaid tax would be increased by the amount of refund, if any, issued in respect of such earlier return। ठीक है, लेकिन ये जो भी आपका टैक्स होगा, जितना भी आपको पहले रिफंड मिला था उससे हम बढ़ा देंगे, मतलब वो रिफंड वाला पैसा फिर हम वापस लेंगे। एडिशनल इनकम टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ अपडेटेड रिटर्न। अब देखो बात है, ये जो एडिशनल टैक्स की बात हो रही है ये कैसे होगा? तो the additional tax payable at the time of furnishing the updated return under section 139A would be 25% of the aggregate of tax and interest payable as determined above। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो बातें की कि नॉर्मल आपका टैक्स वैक्स कितना आएगा, ठीक है, और ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो रहा है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये डिसाइड होगा कि आपका टैक्स वैक्स कितना आएगा। वो इसमें हम 25%, इसका 25% और ऐड करेंगे इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम अवेलेबल इन सेक्शन 139(4) और 139(5). मतलब एक्सपायरी क्या? 31 दिसंबर 2023 के बाद and before completion of the period of 12 months from the end of the relevant assessment year। मतलब 31 मार्च 2024 को असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है और 31 मार्च 2025 तक अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया तो 25% एडिशनल टैक्स लगेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपने 31 मार्च 2026 तक फाइल किया तो 50% का एडिशनल टैक्स लगेगा। अपडेटेड रिटर्न की जो लेटेस्ट डेट है वो क्या है, 31 मार्च 2026, राइट, एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल बाद तक का। लेकिन अगर 2 साल बाद में भी आपने एक ही साल के अंदर अंदर उसको रिटर्न को फाइल कर दिया तो एडिशनल टैक्स विल बी 25%। बट अगर आपने उसको 2 साल में पे किया तो फिर एडिशनल टैक्स विल बी 50%। So 50% of the aggregate of tax and interest payable as determined above, if such return is furnished after the expiry of 12 months from the end of the relevant assessment year, but before completion of the period of 24 months from the end of the relevant assessment. ठीक है, अब हम इसको बस ऑलमोस्ट एंड पर आ गए। मई 23 के लिए कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, बस वो देख लेते हैं एक बार, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन बाय सर्टेन पर्संस, तो अब देखो क्या है यहाँ पर कि पैन के लिए अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी होती है। कौन कौन से लोगों को? सेक्शन 139A, सेक्शन 139A अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, रिक्वायरमेंट फॉर कोटिंग ऑफ पैन नंबर। 139AA क्या था? रिक्वायरमेंट फॉर कोटिंग ऑफ आधार नंबर। So section 139A requires the certain persons who have not been allotted a permanent account number to apply to the assessing officer within the specified time for the allotment of PAN. तो आपको अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है, आप असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करो पैन के लिए। Further, for widening the tax base, every person who has not been allotted a PAN and intends to enter into such transaction as prescribed by CBDT is also required to apply to the assessing officer for allotment of PAN. राइट, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस प्रिस्क्राइब किए हैं सीबीडीटी ने, जिनको करने पर आपको वो देना पड़ेगा। जिन ट्रांजैक्शंस को करोगे, जैसे होटल का बिल अगर आपने 50,000 से ज्यादा कैश में दिया वगैरह वगैरह, तो आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी बंदा जो ऐसे इंटेंशन में जा रहा है कि ये वाले ट्रांजैक्शंस में एंटर करूंगा, तो उसको भी असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करके पैन लेना पड़ेगा। Accordingly, Rule 114BA has been inserted with effect from expiry of 15 days from 10th May 2022 to prescribe the following transactions. तो ये क्या है? Person required to apply for PAN और time limit for making application for PAN. देखो, every person who intends to deposit cash in his one or more accounts with a banking company, cooperative bank or post office, if the cash deposit or the aggregate amount of cash deposit in such accounts during the financial year is 20 lakh rupees or more. ठीक है, तो अगर आपका इंटेंशन है कि आप साल भर में 20 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करोगे, तो फिर एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू डिपॉजिट कैश ओवर स्पेसिफाइड लिमिट, दैट इज 20 लाख रुपीस और मोर। तो 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा जब भी आप इन्वेस्ट जब भी आप वो करने वाले हो, जिस भी दिन आप उसको डिपॉजिट करने वाले हो, उसके 7 दिन पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए फॉर पैन अलॉटमेंट, 7 दिन पहले। ठीक है, तो ये याद रखना, 20 लाख की लिमिट है। 20 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो जिस दिन आप डिपॉजिट करने वाले हो उसके एटलीस्ट 7 दिन पहले आपको कर देना चाहिए। ठीक है, every person who intends to withdraw cash from his one or more accounts with a banking company, cooperative bank or post office, if the cash withdrawal or the aggregate amount of cash withdrawal from such accounts during a financial year is 20 lakh rupees or more, अगर आप 20 लाख या उससे ज्यादा विथड्रॉ करने वाले हो, अगर आप 20 लाख या उससे ज्यादा विथड्रॉ करने वाले हो, तो उसके भी कम से कम 7 दिन पहले आपको असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई कर देना चाहिए फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। एंड लास्ट, any person who intends to open a current account or cash credit account with a banking company or cooperative bank or post office at least 7 days before the date on which he intends to open such account. तो ये क्या होता है? करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है? जिसमें बैंक से आपको थोड़ा बहुत लोन मिलता रहता है, शॉर्ट टर्म लोन्स वाले होते हैं ये कैश क्रेडिट। तो इसमें भी आपको जिस दिन आप अकाउंट ओपन करने वाले हो उसके 7 दिन पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। आइए नेक्स्ट, कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार नंबर बाय सर्टेन पर्संस, ये आपका नोटिफिकेशन आ गया। तो इसमें कुछ और लोगों को मेंशन किया है कि इन लोगों को अपना पैन या आधार मेंशन करना होगा। Every person entering into such prescribed transactions is required to quote his PAN or Aadhaar number as the case may be in the documents pertaining to such transactions. ठीक है, तो such persons are also required to authenticate such PAN or Aadhaar number in the prescribed manner. तो ये तो एकदम सही है कि अगर आप prescribed transactions में एंटर कर रहे हो तो आपको prescribed form और manner में अपना PAN या आधार मेंशन करना होगा। Every person receiving such document relating to transactions referred to in A has to ensure that PAN or Aadhaar number has been duly quoted in the document. Has to ensure that PAN or Aadhaar is duly quoted in the ये. They also have to ensure that such PAN or Aadhaar number is so authenticated. तो उन्हें ये भी करना होगा कि PAN और आधार को आपने ऑथेंटिकेट किया है। अब क्या है वो रूल्स, वो देखो। Accordingly, Rule 114BB has been inserted with effect from expiry of 60 days from 10th May 2022 to prescribe that every person has to
at the time of entering into a transaction specified in column 2 of the table below, quote his permanent account number or Aadhaar number as the case may be in documents pertaining to such transaction, and every person specified in column 3 of the said table who receives such document has to ensure that the said number has been duly quoted and authenticated. ठीक है, अब ये आप देखते हैं, समझते हैं. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्सन. सुनना बात को. Cash deposit or deposits aggregating to 20 lakh rupees or more in a financial year in one or more account of a person with a bank or cooperative bank or post office. ठीक है, अगर आपने इस ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, देन अ बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस को ये इंश्योर करना होगा कि पैन और आधार प्रॉपरली मेंशन्ड है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर एंड दे हैव बीन प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड. ठीक है, तो जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी कि 20 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है तो फिर आपको पैन आधार मेंशन करना होगा, 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख या उससे ज्यादा के विथड्रॉल्स हैं तो आपको पैन आधार मेंशन करना होगा. तो वही चीज यहां पर है, हमने तो मेंशन कर दिया, लेकिन जो सामने वाला बंदा है, जो बैंक है, उसको वेरीफाई करना होगा कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में मैंने मेंशन किया है और मैंने ऑथेंटिकेट करवाया है या नहीं, उसको ये वेरीफाई करना होगा. Cash withdrawal or withdrawals aggregating to 20 lakh rupees or more in a financial year in one or more account of a person with a bank or cooperative bank or post office. इसमें भी किसको करना होगा? A bank or a cooperative bank or post master general of office. ठीक है, एंड लास्ट ओपनिंग अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन, तो यहां पर भी वही बैंक या कोऑपरेटिव को, इन लोगों को देखना होगा कि हाँ ये विथड्रॉल, ये सारी चीजें आपकी ऑथेंटिकेटेड है और पैन आधार प्रॉपरली मेंशन्ड है. ठीक है, देखो यही 3 चीजें तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी कि किसको किसको पैन के लिए अप्लाई करना होगा. ठीक है, इन्हीं 3 ट्रांजैक्शंस को पैन के लिए अप्लाई करना होगा. अगर मैं 20 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट करना इंटेंड कर रहा हूं, अगर मैं 20 लाख या उससे ज्यादा का विथड्रॉ करना इंटेंड कर रहा हूं, या फिर मैं कोई करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूं, राइट. तो ये तीनों ही केसेस में जो सामने वाला पर्सन है, सामने वाला पर्सन मतलब जो बैंकर है, बैंकर को वेरीफाई करना होगा कि मैंने अपना पैन और आधार प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में मेंशन किया है और उसको ऑथेंटिकेट किया है. ठीक है, यही वाली चीज यहां पर लिखी हुई है, ये चीज यहां पर लिखी है. अब देखो ये वाली लाइन अब समझ में आएगी. अकॉर्डिंगली रूल 114BB हैज बीन इंसर्टेड टू प्रिस्क्राइब दैट एवरी पर्सन हैज टू एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 बिलो कोट हिज पैन और आधार एज द केस मे बी इन द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शन. ठीक है, मतलब इन ट्रांजैक्शन में अगर कोई बंदा एंटर कर रहा है तो उसको अपना पैन या आधार मेंशन करना होगा. एंड एवरी पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, ये वाला 3 में जो भी कॉलम है, ऑफ द सेट टेबल हु रिसीव्स सच डॉक्यूमेंट, जिसको ये डॉक्यूमेंट मिल रहा है, हैज टू एंश्योर दैट द सेट नंबर हैज बीन ड्यूली कोटेड एंड ऑथेंटिकेटेड. तो उसको, बैंकर को ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस में बैंकर्स को चेक करना पड़ेगा कि पैन या आधार प्रॉपरली मेंशन्ड है और ऑथेंटिकेटेड है. ठीक, तो ये 3 ट्रांजैक्शंस हो गए. नोट, कोटिंग ऑफ पैन और आधार नंबर इज हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड इन केस विद द पर्सन डिपॉजिटिंग मनी एज पर सीरियल नंबर 1 और विथड्रॉइंग मनी एज पर सीरियल नंबर 2 और ओपनिंग अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट एज पर सीरियल नंबर 3 इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिलर ऑफिस. तो बस सीधी सी बात है, अगर ये 20 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट या 20 लाख या उससे ज्यादा का विथड्रॉल या कैश क्रेडिट वाला अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट काउंसिलर काउंसिलर खोल रहा है, काउंसिलर ऑफिस खोल रहा है, तो फिर इसमें ये पैन आधार मेंशन करने की और चेकिंग की रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं होती है. और इसी के साथ हमारा रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर भी यहां पर समाप्त हो जाता है. कल से हम लोग मिलेंगे टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के लिए. वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा. मैं आपको फटाफट से बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है. तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे, कहां गया, स्टार्ट लर्निंग, अरे 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 ज्वाइन फॉर फ्री करें, अरे 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 अरे. तो यहां पर क्या हुआ, कुछ इन लोगों ने ऐसा हटा दिया क्या? ये रहा स्टार्ट लर्निंग. अच्छा, यहां नीचे आ गया स्टार्ट लर्निंग. तो स्टार्ट लर्निंग पर आओगे और फिर आप यहां पर सीए पर क्लिक करोगे. सीए पर क्लिक करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करोगे. सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा. यहां पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करोगे. सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक और लाइट. आप यहां पर गेट प्लस पर क्लिक करोगे. गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा. टुडे इज 15th of February when I'm recording this lecture. You are watching this lecture on 16th of February. इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपका कल जब आप ये देख रहे हो, मतलब जिस दिन आप ये देख रहे हो 16th को, उस दिन ये सारी चीजें ना रहें. बट जो भी है, अगर कोई नया ऑफर है या ये एक्सटेंड हो चुका है
तो फिर निश्चय लगाने पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। तो प्लीज डू यूज माय कोड निश्चय टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी बात पे एक थम्स अप हो जाए और एक कमेंट अच्छा सा छोड़ देना आप लोग। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हम लोग 21st तक वो खत्म हो जाएगा, फिर 22nd से हम लोग जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।